आज जब मैं अपने बेटे एडन को लेने स्कूल पहुंची, तो उसकी टीचर ने मुझे बताया कि एडन बहुत होनहार बच्चा है, पर आजकल वो कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। वो कुछ दिनों से एक अजीब सी ड्राइंग बनाता है जिसमें एक लड़की होती है। तो मैंने टीचर को बताया कि 3 दिन पहले एडन की कजिन केटी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी, उसकी मौत हो गई है। शायद वो अजीब सी ड्राइंग इसी वजह से बना रहा है। पर टीचर ने मुझे बताया कि एडन ये ड्राइंग पिछले हफ्ते से बना रहा है। ये बात थोड़ी अटपटी लगी, पर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। रात को जब मैं एडन को सुला रही थी, तब वो मुझसे कुछ कहने लगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे लगा मैं आजकल ज्यादा बिजी चल रही हूँ, इसलिए एडन ऐसा कह रहा है। पर फिर उसने कहा, हम मरने वाले हैं। मैंने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, कौन कब मरने वाला है किसी को पता नहीं होता। फिर वो कहने लगा, केटी को तो पता था वो मरने वाली है। एडन की ये बात मेरी समझ नहीं आई। मैं उसे सोने का कहकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन हम केटी के घर उसके कुछ आफ्टर डेथ रिचुअल्स के लिए पहुँचे। केटी की माँ, जो मेरी बहन भी है, वो बहुत परेशान थी और उसने मुझे बताया कि 3 डॉक्टरों से बात करने के बाद भी वो मौत की असल वजह का पता नहीं लगा पा रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि 16 साल की एक लड़की की धड़कन अचानक कैसे रुक गई। उसने मुझसे कहा कि मैं केटी के मौत की वजह का पता लगाऊं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने वहाँ मौजूद केटी के दोस्तों से पता करने की कोशिश की, तो एक बहुत अजीब बात पता चली। जिस रात केटी की मौत हुई, उस रात उसके साथ उसकी एक दोस्त बेका भी थी, जो उस दिन के बाद पागल हो गई और अब मेंटल असाइलम में है। केटी का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसने ठीक उसी दिन आत्महत्या कर ली जिस दिन केटी की मौत हुई। और इन सब की वजह एक टेप थी, जिसे देखने के बाद लोग मर जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे केटी के दोस्तों से बात करने के बाद पता चली। मुझे इन सब बातों में कोई कनेक्शन लगा, इसीलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने की सोची। मैं एडन को ढूंढते हुए केटी के कमरे में पहुंची। वहाँ मैंने देखा कि केटी की टेबल पर रखी फोटो एल्बम में जितने भी फोटो हैं, उनके फेस को खराब कर दिया गया है। ये सब देखते देखते मुझे एक स्टूडियो का पता चला। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे केटी और उसके 3 दोस्तों की तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में एक अजीब सी तस्वीर थी, जिसमें उन चारों के चेहरे खराब थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने पर पता चला कि केटी के साथ उस फोटो में मौजूद उसके उन तीनों दोस्तों की भी मौत हो चुकी है। इन चारों के मौत की डेट और टाइमिंग दोनों सेम थी। मैं इतना समझ चुकी थी कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं इसका पता लगाने उसी जगह पहुंची जहां इन चारों ने आखिरी तस्वीर खिंचवाई थी। वहां पहुंचकर मुझे पता चला केटी वहां अपने दोस्तों के साथ उस होटल के केबिन नंबर 12 में रुकी थी। इधर उधर देखते हुए मुझे एक टेप दिखी, जो वहां रखे बाकी के कैसेट से अलग थी। मैंने उसे चुपके से उठा लिया और केबिन नंबर 12 में रुक गई। मैंने टेप चालू किया। उस टेप में कुछ अजीब चीजें हो रही थी। उसमें एक औरत जो शीशे में अपने बाल संवार रही थी, उसमें घोड़े थे, एक डरावनी बच्ची, एक घर, कुआं और कुछ अलग अलग चीजों के छोटे छोटे क्लिप्स थे। वो सब डरावना लग रहा था, मानो कोई मैसेज हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इन सब का क्या मतलब है। तभी फोन बजता है। फोन उठाने पर एक बच्ची की आवाज आती है, जो कहती है 7 डेज। मैं डरकर वहाँ से भाग जाती हूँ। मैंने ये बात अपने दोस्त नोह को बताई। उसे मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि टेप की वजह से लोग कैसे मर सकते हैं। मैंने उसे मेरी फोटो खींचने के लिए कहा। फोटो में मेरा चेहरा ठीक वैसे ही खराब दिख रहा था जैसा केटी और उसके दोस्तों का था। मेरे मना करने के बावजूद उसने टेप देखा और फिर वही हुआ। टेप देखते ही फोन बजा। मैं डर गई और मैंने फोन काट दिया। टेप के बारे में और पता करने के लिए मैंने टेप की एक कॉपी बनाई। मुझे टेप देखे 3 दिन हो चुके थे और मैं केटी की दोस्त बेका से बात करने मेंटल असाइलम पहुंची। मैंने उससे जानने की कोशिश की कि केटी के साथ उस रात क्या हुआ था, पर उसने मुझसे कहा कि 4 दिन बाद वो मुझे खुद बता देगी। मैंने जानने की कोशिश की कि वो किसकी बात कर रही है, पर उसने कुछ नहीं बताया। मैं उस टेप के बारे में जानने के लिए उसे बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसमें मुझे एक लाइट हाउस और एक मक्खी दिखी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो सचमुच मेरे हाथ में आ गई। उसे हाथ में लेते ही मेरे नाक में से खून आने लगा। चौथे दिन मैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लाइब्रेरी पहुंची। काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि वीडियो टेप में दिखने वाली वो औरत
एना मोर्गन है जो घोड़े पालती थी और अचानक एक के बाद एक उसके घोड़े मरने लगे थे। फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। इसके बाद घोड़ों का मरना कम हो गया। उसके बाद मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि एक डरावनी सी बच्ची ने जैसे ही मुझे छुआ मेरा हाथ जल गया और जब मैं उठी तो वो निशान सचमुच मेरे हाथ पर था। मैं एडन को ढूंढने लगी। जब मैं कमरे में पहुंची तो मैंने देखा एडन ने उस टेप को देख लिया है। तभी नोह की कॉल आती है और उसने मुझे बताया कि उसे मेरी कही बात पर यकीन हो गया। हम दोनों समझ गए थे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। कैसेट देखे मुझे 6 दिन हो चुके थे और नोह को 5 दिन, यानी अब मेरे पास 1 दिन था और नोह के पास 2 दिन। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मैं एना मोर्गन के घर जाऊंगी और नोह मेंटल असाइलम जाकर पता करेगा। नोह ने जाते जाते मुझे एडन की बनाई एक ड्राइंग दी जो उसने मेरे लिए बनाई थी। एना मोर्गन के बारे में पढ़ने पर मुझे पता चला कि उसकी एक बेटी भी थी। वहाँ मुझे एक घोड़ा दिखा। मैंने जैसे उसे छुआ वो अचानक से पागल हो गया और समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं जैसे ही एना मोर्गन के घर पहुंची वहाँ मुझे एक के बाद एक वो चीजें दिखी जो मैंने टेप में देखी थी। रिचर्ड मोर्गन जो एना मोर्गन के पति थे, मैंने उनसे उनकी बेटी और घोड़ों के बारे में जानने की कोशिश की पर वो नाराज हो गए। उनकी कोई बेटी नहीं है ऐसा कहकर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं बाहर खड़ी एडन की ड्राइंग देखने लगी जो नोह ने मुझे दी थी। उस ड्राइंग में बना घर हूबहू इस घर से मिल रहा था जो अभी मेरे सामने था। मुझे इन दोनों में कोई कनेक्शन लगा और मैंने एडन से जानने की कोशिश की। उसने बताया कि एक छोटी लड़की है जो उसे ये सब दिखाती है। वो अभी एक अंधेरी जगह में रहती है और वो कभी नहीं सोती। मैं इस बारे में जानने के लिए एना मोर्गन की डॉक्टर से मिली। उसकी डॉक्टर ने बताया कि एना मोर्गन कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसके पति ने एक बच्ची एडॉप्ट की थी। उसका नाम समारा था। उस बच्ची के साथ कुछ था क्योंकि उसके आने के बाद वो लोग बहुत परेशान रहने लगे थे। उनके घोड़े मरने लगे थे और शहर में भी सब बुरा होने लगा था। नोह को असाइलम में समारा के इलाज के दौरान रिकॉर्ड किए गए एक टेप के बारे में पता चला जो असाइलम के रिकॉर्ड रूम से गायब था। रात हो गई थी। मैंने दोबारा रिचर्ड मोर्गन से मिलने की सोची। मैं जब उनके घर पहुंची तो घर का दरवाजा खुला था। वहाँ मैंने कुछ सामान पड़ा देखा जो शायद समारा का था। उसमें एक टेप भी था जो मेंटल असाइलम में समारा के इलाज के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। मैंने टेप शुरू किया। टेप में एक छोटी बच्ची बैठी थी और डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछ रहे थे। डॉक्टर उसे पूछ रहे थे कि वो सोती क्यों नहीं, तो उसने जवाब दिया घोड़े उसे सोने नहीं देते। वो मम्मी के पास जाना चाहती है। उसके पापा उसे मारना चाहते हैं। वो लोगों को नुकसान पहुंचाती है और वो कभी नहीं रुकेगी। उससे कुछ डरावनी तस्वीरों के बारे में पूछा गया कि वो ये क्यों बनाती है, तो उसने कहा वो बनाती नहीं, उसे ये सब दिखते हैं और अपने आप बन जाते हैं। मैं उसको देख ही रही थी कि रिचर्ड मोर्गन आ जाते हैं। वो मुझ पर हमला करते हैं और टीवी उठाकर ले जाते हैं। मैं जब उनके पीछे गई तो मैंने देखा कि वो बहुत परेशान हैं और उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर इकट्ठा करके बाथरूम में पानी भर रखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि वो अब नहीं रुकेगी, तुम्हारा आना इस बात का सबूत है। ऐसा कहकर उन्होंने खुद को शॉक देकर मार लिया। तब तक मुझे ढूंढते हुए नोह वहाँ पहुँच चुका था। हम समारा के बारे में पता करने अस्तबल गए। वहाँ हमें वो सीढ़ी दिखी जो हमने उस टेप में देखी थी। जब हम सीढ़ियों से ऊपर चले तो हमें वो जगह मिली जहाँ रिचर्ड मोर्गन समारा को कैद रखते थे। वहाँ दीवार पर हमें एक पेड़ का नक्शा दिखा जिसे ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि ये तो उसी पेड़ की तरह था जो मैंने केबिन नंबर 12 के बाहर देखा था। हम वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे टेप देखकर 7 दिन होने में कुछ ही देर बाकी रह गया था और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। नोह परेशान होकर चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। तभी हमें फ्लोर पर कुछ अजीब दिखता है। हम कारपेट हटाते हैं। नोह वहाँ का फर्श तोड़ता है, जिसके बाद वहाँ एक कुआं मिलता है। हम कुएं की गहराई पता करने की कोशिश करने लगे कि तभी वो वक्त हो जाता है जब मैंने टेप देखी थी और अचानक बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं और एक टीवी मुझ पर आकर गिर जाता है और उसकी वजह से मैं कुएं में गिर जाती हूँ। नोह मेरे लिए बाहर मदद लेने जाता है और इधर अपने आप कुएं का मुंह बंद होने लगता है। अचानक मेरी आंखों के सामने आता है कि एना मोर्गन समारा को कुएं में धक्का दे रही है और मेरी आंख खुल जाती है। मेरे हाथ से वो निशान गायब हो रहा है
जो उस डरावनी बच्ची ने मेरे हाथ पर दिया था। समारा की डेड बॉडी मेरे पास आ जाती है और धीरे धीरे कंकाल में बदल जाती है। मैं समझ जाती हूँ कि समारा 7 दिन तक इस कुएं में तड़प तड़प कर मरी थी। नोह मुझे कुएं से बाहर निकाल लेता है और हम अपने घर वापस आ जाते हैं। सुबह हो जाती है और मैं एडन को समझाती हूँ कि मैंने उस छोटी लड़की को आजाद करवा दिया है और अब वो किसी को खतरा नहीं पहुँचाएगी। पर एडन बोलता है, आपने उसे क्यों बचाया? कुछ खत्म नहीं हुआ है, वो कभी नहीं सोती। तभी मैं उसके हाथ पर वो निशान देखती हूँ जो मेरे हाथ में था। उसके नाक से खून गिरने लगता है। मैं समझ जाती हूँ कि सचमुच कुछ नहीं बदला और आज नोह का आखिरी दिन है, वो कभी भी मर सकता है। मैं भागते हुए उसके पास पहुँचती हूँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नोह को मार चुका होता है। मैं घर आकर गुस्से में टेप जलाने लगती हूँ। तभी मुझे समझ आता है कि उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैंने उस टेप की कॉपी बनाई थी। वो चाहती है कि उसकी कहानी सबको पता लगे। मैं एडन को बचाने के लिए उससे उस टेप की एक कॉपी बनवा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता लग गया है कि वो कभी नहीं रुकेगी।